हेलो दोस्तों, यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की डेट है 13 जुलाई। और हम देखने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर में यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर थी। तो पहली न्यूज़ है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो रशिया के हैं उनसे मीटिंग करी। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ थ्री टायर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो ये एपेक्स बॉडी है जो जो नेशनल की सिक्योरिटी मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं उससे डील करती है। तो इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी टास्क विथ एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑन द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, जो अटैच्ड है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जो नेशनल सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो भी रहती है कंट्रीज़ की, तो उससे जो भी मैटर रहती है उस पे ये अपनी रिकमेंडेशन देती है, राइट। फिर मेंबर कौन कौन से हैं इसमें? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहते हैं, चेयरमैन जो ये आप देख सकते हैं मिस्टर अजीत डोभाल हैं, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहते हैं, फिर द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहते हैं, फिर द डिफेंस सिक्योरिटी द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहते हैं, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रहते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहते हैं, और द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एज मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो मेंबर तो उतने ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमें ये जानना है कि एपेक्स बॉडी है, ठीक है। और इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इसके चेयरमैन रहते हैं, और कुछ कुछ और मेंबर्स भी इसमें रहते हैं, ठीक है। अब दे गिव एडवाइस टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ एपेक्स बॉडी है, पर ये अब कह सकते हैं एक टाइप की एडवाइजरी भी होगी, क्योंकि एडवाइस भी देती है, राइट। दूसरी न्यूज़ देखते हैं। अभी त्रिशूल जो रिवर है नेपाल में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आई हुई है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड लैंडस्लिप्स की जो इश्यूज हैं वो देखने को मिली है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैप देखना। तो ये नेपाल की मैप है, ठीक है। और ये जो रेड वाली डॉट देख पा रही है, यहीं पे त्रिशूल रिवर है, जो बाद में जाके गंडक रिवर से मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो मैप भी देख सकते हैं आप नेपाल की। इधर उत्तराखंड, इधर यूपी, इधर बिहार से बाउंड्री शेयर होती है, राइट। इधर वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर होती है। अभी कुछ प्रोटेस्ट चल रही है। ये एक और न्यूज़ इम्पोर्टेंट है कि अभी प्रोटेस्ट चल रही है अभी पेरिस में। क्यों प्रोटेस्ट चल रही है? क्योंकि अभी क्लाइमेट एड जो फंड्स है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC में जिसको लाई गई थी, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। क्योंकि अभी कुछ प्रोटेस्ट चल रही है, क्योंकि कुछ एरिया में जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे फ्लड की भी इश्यूज है, कहीं कहीं हरिकेन्स की भी इश्यूज हैं, राइट। तो उनसे मिटिगेट करने के लिए, यानी वो जो नेचुरल डिज़ास्टर लॉसेस हुई हैं उसे रिकवर करने के लिए जो फंड है, उससे पैसे की डिमांड कर रही है अभी कुछ कंट्रीज़, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़। तो उसी पे ये न्यूज़ थी। तो अब हम देखते हैं कि पहले तो देखते हैं UNFCCC के बारे में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसी की एक कॉन्फ्रेंस होती है, कॉप जिसे बोली जाती है शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 अभी दुबई में हेल्ड हुई थी, राइट। तो UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग 28th मीटिंग दुबई में हुई थी। वहाँ उन्होंने एक मीटिंग में रखा हुआ था बात कि जो भी लॉसेस होंगी, ठीक है, जो भी लॉसेस होगी या कोई सी भी डैमेज होती है, अगर नेचुरल क्लाइमेट डिजास्टर जो होती है, राइट, तो उसे रिकवर करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड को लाया जाएगा, जिसके वजह से कंट्रीज़ को फाइनेंस की जाएगी, डेवलपिंग कंट्री को, ताकि वो रिकवर कर पाए, ठीक है। तो इसी मैटर पे ये प्रोटेस्ट चल रही थी कि ये फंड के बारे में बात हुई थी, पर अभी तक कोई सी भी फंड रिलीज़ नहीं हुई है, जबकि वर्ल्ड में इतनी जगह डेवलपिंग कंट्रीज़ अभी सफ़र कर रही है, चाहे वो फ्लड हो या हरिकेन से। तो अब हम देखते हैं ये
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है। अब इट इज़ एन यूएन प्रोसेस फॉर नेगोशिएटिंग एन एग्रीमेंट टू लिमिट डेंजरस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी इश्यूज हमें फेस करनी पड़ सकती है, उससे उसको ठीक करने के लिए, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा ना हो उसे लिमिट करने के लिए ये फ्रेमवर्क को लाई गई थी। फिर ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। इट वाज साइन इन 1992 बाय 154 स्टेट एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको इनफॉर्मली अर्थ समिट भी कही जाती है, जो रियो डी जेनेरो में हुई थी, राइट। तो उसी 1992 में, उसी में ये एक फ्रेमवर्क लाई गई थी जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, जिसमें ये क्या डील करती है कि क्लाइमेट चेंजेस के जो भी इश्यूज हैं वो ना हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इट एम्स टू लिमिट द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर एज वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अबाउट लेवल बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले हमें ये 2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करनी है ग्लोबल टेम्परेचर। तो मेन इसकी यही एम है। अब हम देख लेते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन क्लाइमेट फंड मोस्टली ये क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहती है वहाँ उसे डेवलपिंग कंट्री को फंड करने में ये हेल्प करती है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ फंड फॉर क्लाइमेट फाइनेंस दैट वाज इस्टेब्लिश विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। its objective is to assist developing country with climate change adaptation and mitigation। mitigation का मतलब क्या है? रिकवरी फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर्स। तो रिकवरी कर पाए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें फाइनेंस करके उसे, ताकि वो रिकवर कर पाए, राइट। इसलिए मिटिगेशन है यहाँ पे। और अडेप्टेशन यानी कुछ भी अगर क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए अगर कोई सी भी टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी को ये अडॉप्ट कर पाए, उसके लिए भी फंड ये ग्रीन क्लाइमेट फंड ही करती है, ठीक है। इससे और भी फंड्स हैं जो यूएनएफसीसीसी से अटैच है, जैसे अडेप्टेशन फंड हो गई, राइट, या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री की फंड हो गई, द स्पेशल क्लाइमेट फंड हो गई जैसे कि, एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जीईएफ भी है, ये भी एक फंड करने की एक मैकेनिज्म है, ठीक है। और जीएफ जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये सबसे लार्जेस्ट है ये पांचों फंड में से, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, इसकी लोकेशन भी हमें जानना है कि इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो इंचियोन में है, साउथ कोरिया में। अब ये लाई कब गई थी? 2010 में, जब ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट यूएन यूएन एफ ट्रिपल सी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कैनकम में, जिसे कैनकम समिट भी कही जाती है, वहीं पे ये लाई गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, जीफ के बारे में थोड़ी सी देख ली हम लोगों ने, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मे बी न्यूज़ से रिलेटेड आपसे UNFCCC के बारे में ना पूछे, क्योंकि पहले यूपीएससी ने पूछा हुआ है, पर हो सके तो ग्रीन क्लाइमेट फंड से पूछ सकती है कि कौन से पर्टिकुलर जो बॉडी है उससे ये रिलेटेड है। तो नेशनल UNFCCC से ये रिलेटेड है, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है और ये कब लाई की थी, तो इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब एक और न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी कि अभी टर्की सीरिया में अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, क्योंकि 2011 में टर्की ने अपनी रिलेशनशिप सीरिया के साथ तोड़ दी थी। क्यों तोड़ दी थी? क्योंकि वहाँ पे बहुत एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रही थी, ठीक है। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सिविल वॉर भी वहाँ पे चल रही थी सीरिया में। और आपको पता ही होगा कि सीरिया हो या इसराइल हो, ये दोनों जो कंट्रीज है बहुत हर हमेशा न्यूज़ में ये प्रोमिनेंट रहती है इसकी न्यूज़, राइट। न्यूज़ में कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आपको ये देखने को मिलेगी ही, सीरिया या इसराइल के बारे में न्यूज़। तो हम देख लेते हैं सीरिया के बारे में थोड़ी सी लोकेशन, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है अभी। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी इसराइल से भी कनेक्टेड है, तो हम देखते हैं इसे। तो सीरिया की बाउंड्री शेयर होती है लेबनान से, ठीक है, जॉर्डन से, इसराइल से, सॉरी इराक, इसराइल से नहीं होती है, तो इराक से, टर्की से, ठीक है, और इधर ईरान। ईरान है तो ये ईरान है, ईरान से बाउंड्री शेयर नहीं होती, राइट। तो कुछ कुछ कंट्रीज हमें याद रखनी है, लेबनान से होती है, टर्की से होती है, जॉर्डन से होती है, और इराक से बाउंड्री शेयर होती है। और इधर मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी से भी बाउंड्री लगती है इसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और छोटी सी न्यूज़ थी अवेलेबल कि अभी यूक्रेन में, जैसे कि रशिया और यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट चल रही है, राइट।
तो अभी रशिया ने कुछ अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम अभी इसराइल सॉरी अभी हम यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं और हम करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट अभी जर्मनी ने दिया रशिया को लेकर। तो हम देख लेते हैं अब जर्मनी की मैप देख लेते हैं। तो ये जर्मनी है, ठीक है। बाउंड्री कौन कौन सी कंट्री से शेयर होती है वो देख लेते हैं। डेनमार्क से होती है, पोलैंड से होती है, ये चेक रिपब्लिक से होती है, राइट। ऑस्ट्रिया से होती है, स्विट्ज़रलैंड से होती है, लक्समबर्ग से होती है, बेल्जियम से होती है और नीदरलैंड से होती है। तो ये सारी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। राइन रिवर इम्पॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। दनुबे रिवर भी है, वो भी इम्पॉर्टेंट रिवर है जर्मनी की। अब हम देखते हैं, अब फिर से न्यूज़ है गाज़ा स्ट्राइप्स के बारे में, ठीक है, गाज़ा लोकेशन के बारे में। तो मैप देख लेते हैं। अब ये इसराइल की मैप है, ये गाज़ा है। यहाँ पे जो इस्लामिस्ट जो ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, उनके द्वारा ये कैप्चर की गई है, जिसे हमास कहा जाता है, राइट। और ये वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियन यहाँ रहते हैं। अब बाउंड्री किस किस से शेयर होती है इसराइल की, ये देख लेते हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये मेडिटेरियन सी है। ये है गल्फ ऑफ अकाबा जो रेड सी से कनेक्ट होती है, ये डेड सी है। ये सी ऑफ गैलिली है, ये लेकुला है, ये गोलान हाइट्स है, ठीक है। अब में भी मुझे लग रही है कि इतने बार ये मैंने डिस्कस किया है तो आपको ये याद भी हो गई होगी, राइट, इसराइल की मैप अच्छे से। अब एक बार दोबारा कावेरी रिवर न्यूज़ में है, ठीक है, क्योंकि जो मखाना जो रहते हैं, राइट, उनके रिलेटेड ये न्यूज़ थी। क्योंकि दो जगह ये बहुत प्रोमिनेंट है जहाँ ये सबसे ज़्यादा इसकी फार्मिंग होती है। एक तो बिहार में होती है, दूसरी ये कावेरी रिवर में ये होती है, राइट, तमिलनाडु करके कर्नाटक वाले रीजन में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये वैसे आर्टिकल है, हम देख लेते हैं मैप कावेरी रिवर, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में थी ही ये कुछ समय से। तो ये कावेरी रिवर है, ठीक है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरती है, राइट। और ये सी ऑफ बंगाल में जाके ये सबमर्ज हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी। तो अर्कावती है, सिमसा है, हेमावती है, ताला कावेरी है, लोक माना तीर्था है, लोक माना तीर्था। अब कबानी है, भवानी है, नोयाल है और अमरावती, इंपॉर्टेंट है ये अमरावती। तो ये कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है। अब ये भी एक आर्टिकल आई है पीडीएस से रिलेटेड, तो पीडीएस को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस। तो द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम इस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पीडीएस जो है ये क्यों लाई गई थी, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया में इसे लाई गई थी। और ये किसके अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर है, ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कैरसिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइस। तो कहीं फूड की कमी ना हो जाए, राइट, इसीलिए ये इसे गवर्नमेंट लाई थी कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, फूड की कमी ना हो जाए, राइट। और गरीबों को भी, यानी बीपीएल फैमिलीज़ को भी अफोर्डेबल प्राइस में फूड ग्रेन्स मिल पाए। तो पीडीएस इज ऑपरेटेड अंडर अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट तो पार्ट लेती है, साथ साथ में उसे इम्प्लीमेंट पीडीएस को अच्छे से करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट भी पार्ट लेती है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पार्ट लेती है, थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट करती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है प्रोक्यूरमेंट की, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क अलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट, ठीक है। तो सेंट्रल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है कि प्रोक्यूरमेंट कर लेती है फूड्स को, राइट, स्टोरेज कर लेती है, ट्रांसपोर्टेशन कर देती है, राइट, और फूड ग्रेन्स को अलोकेट भी कर देती है स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ये पीडीएस को इम्प्लीमेंट करने में, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे फैमिलीज जो भी एलिजिबल है और इशू करेगी राशन कार्ड एंड सुपरविजन ऑफ द फंक्शन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, यानी ये राशन शॉप्स जो रहते हैं उसकी ये बात की जा रही है, ठीक है। द सेंटर procures food grain from farmer at minimum support price and sell it to state at a central issues price. It is responsible for transporting food grains to go down in each state, ठीक है। तो सेंटर अब ये फूड ग्रेन्स जो रहेगी वो कहाँ से लाएगी, तो वो लाएगी
एमएसपी से जो प्रोडक्ट खरीदती है फार्मर से, वही प्रोडक्ट्स को ये सेंट्रल इशू प्राइस में पीडीएस के थ्रू इसे मोबिलाइज करेगी, ठीक है। अब वो कैसे करेगी, वो गोडाउन में जो ट्रांसपोर्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो सेंटर की रहती है, राइट। तो मेन यही है हमारे लिए कि ये एमएसपी वाली प्राइजेस से जो भी ग्रेन्स खरीदती है, फूड ग्रेन्स खरीदती है, उसे ही सेंट्रल फूड सिक्योरिटी में यूज़ करती हैं, राइट। और फार्मर्स को सपोर्ट भी मिल जाती है इससे। और बीपीएल जो फैमिलीज है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन्हें भूखा भी नहीं रहना पड़ता है इसके वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट थी। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि यूपीएससी की ट्रेंड है ऐसे कुछ साइंटिफिकली नाम पूछ के ये आपको दी जा सकती है नेम द फॉलोइंग में कि ये किस चीज़ की स्पीसीज है। ये पूछी जाएगी शार्क, बटरफ्लाई या इन्वेजिव स्पीसीज, राइट, या स्नेक या बर्ड्स, ऐसे करके यूपीएससी पूछती है, राइट। तो अब हम ये देख लेते हैं, स्क्वेल स्क्वेलस हीमा के बारे में देख लेते हैं। ये न्यू स्पीसीज ऑफ शार्क है, ठीक है। शार्क की नई स्पीसीज है, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, स्क्वेलस हीमा। अब काजीरंगा इम्पॉर्टेंट है फिर से। तो काजीरंगा में अभी जैसा कि आपको पता होगा कि वहाँ फ्लड चल रही है, राइट। तो फ्लड में अभी वुमेन फॉरेस्ट गार्ड को वहाँ पे सेंड किया गया है, राइट। वहाँ पे उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो एरिया काजीरंगा वाली एरिया को प्रोटेक्ट करने की है, वो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एक तो वहाँ पे काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसीलिए क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे हमें एनिमल, बर्ड, ये सारी स्पीसीज वहाँ मिलती है। दूसरी क्या कि वहाँ हमें राइनो मिलती है, वन हॉर्न राइनो, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है काजीरंगा। क्योंकि यहाँ पे पोचिंग की भी अभी सिचुएशन देखी गई थी, जहाँ जो कुछ इंडिविजुअल रहते हैं जो राइनो को मार कर उनकी हॉर्स जो रहती है वन हॉर्न, उसे निकाल के और सेल करते हैं मार्केट में, राइट। तो इसीलिए पोचिंग की वजह से भी इन्हें वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है। अब हम देख लेते हैं काजीरंगा के बारे में, थोड़ी नेशनल पार्क के बारे में जानकारी रख लेते हैं हम, जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ नेशनल पार्क इन गोलाघाट एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ असम, ठीक है। तो काजीरंगा असम में है। द पार्क विच होस्टेड 2/3 ऑफ वर्ल्ड इंडियन राइनोज, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/3 इंडियन राइनोज यहाँ मिलती है। इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, यहाँ तक कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये यूनेस्को की। काजीरंगा नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2006। फिर द पार्क इज होम ऑफ लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बिफेलो एंड स्वॉम्प डियर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क भी, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है, राइट। और ये ब्रीडिंग पॉपुलेशन, यहाँ पे ब्रीडिंग पॉइंट भी है, राइट, ब्रीडिंग भी होती है यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं एलिफेंट और वाटर वाइल्ड वाटर बिफेलो और स्वैम्प डियर की। और काजीरंगा इज रिकग्नाइज्ड एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड स्पीसीज। तो बर्ड स्पीसीज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, राइट, इसीलिए ये अब इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर की गई है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। तो आप देख सकती है कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। और इसीलिए यहाँ पे जो एनिमल्स या बर्ड्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और फ्लड से अफेक्टेड अगर कुछ भी हैं एनिमल या बर्ड्स, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भी इन्हें इस्टेब्लिश की गई थी। ये जो विमेंस जो गार्ड हैं, इसे फॉरेस्ट गार्ड को इस्टेब्लिश की गई थी। अब लास्ट न्यूज़ है आज की, जीएसटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल कुछ चेंजेस की सोच रही है जीएसटी में, तो उसी पे ये न्यूज़ में थी। तो काउंसिल देख लेते हैं हम। तो जीएस गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इन इंडिया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये लाई की थी। इट हैज़ बीन established टू मेक डिसीजन एंड रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये रिकमेंड और डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। चेयरमैन कौन रहती है इसके, फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और ये काउंसिल कैसे सेटअप होती है, तो ये प्रेसिडेंट करते हैं इसे सेटअप। कैसे करते हैं, आर्टिकल 279A(1) में, कि ये आर्टिकल से हेल्प लेकर वो कंस्टिट्यूट करते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अब एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट मैंने कलेक्ट किया है कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी को इंट्रोड्यूस की गई थी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कल की न्यूज़ एनालिसिस में। टिल दैट टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।